जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हेडिंग है रिसोर्सेज, और ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। इस बार मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है कि पिछली बार जैसे अपन ब्लैक एंड वाइट पढ़ते थे, इस बार थोड़ा सा आपको कलर्ड आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। प्रिंट आउट जो होंगे, आपके जो नोट्स होंगे, वो सारे ब्लैक एंड वाइट ही होंगे, क्योंकि उसमें सारा चाहे कलर डालो तो ही वो ब्लैक ही आता है। ज़्यादा बढ़िया ब्लैक में आपको वो देखने को मिलेंगे। इस बार मैं आपको उसमें जो पिछली बार की आपकी जो शिकायत थी कि सर बीच में जो लोगो होता है उसकी वजह से काफ़ी आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो मैं आपको इस बार नहीं देने वाला हूँ। जैसा आपको आपका ऐसा दिख रहा है ना स्क्रीन पे, वैसा ही आपको आगे दिखने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बारे में और अपनी छुट्टियों के बारे में मुझे बताओ कि एक एक करके कि आपने अपनी छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज किया और क्या नया सीखा। सबसे पहले तनु। सर मैंने मेरी छुट्टियों में सर मैथ्स के न्यू चैप्टर्स सॉल्व किए थे। जैसे जैसे कि जैसे कि क्यूब एंड क्यूब रूट हो गया, एंड वेरी गुड, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हो गया, वेरी गुड। वेरिएबल एंड algebraic एक्सप्रेशंस, एंड थोड़ा थोड़ा रिवीजन ऑफ मेंसुरेशन। ओके, वेरी गुड बेटा, आपने अच्छे से यूटिलाइज किया, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है जिसको बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप इसमें जुड़े रहते हो तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ अंजनी बेटा, आप बताओ। सर मैंने साइंस के 5 चैप्टर्स किए, आगे के जो कि मैम ने नहीं पढ़ाए थे। और ओके, मैथ्स में मैंने क्यूब रूट अलजेब्रिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व किया था। वेरी गुड बेटा। और न्यूज़ समर वेकेशंस के अंदर मैंने ना न्यूज़पेपर पढ़ना सीखा था, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते थे ना उनको अंडरलाइन किया था और उनको वेरी लर्न गुड, भी किया था। सबसे बेस्ट। आपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, ये सबसे बेस्ट एक्टिविटी है, क्योंकि बेटा आपके एनटीएससी में सिर्फ यही सिलेबस नहीं आने वाला, इसके साथ साथ आपको करंट अपडेट्स भी आपको आने वाली है, जिसमें आपको ये पता लगता है कि वर्तमान में कौन कौन सी पोस्ट पे अपॉइंटेड है, कौन सा कोई टूर्नामेंट हो रहा है स्पोर्ट्स का, या फिर कौन से अवार्ड्स किसको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अपडेट रहना जरूरी होता है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? न्यूज़पेपर से मिलती है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा हैबिट डालो, ज़्यादा नहीं, कम से कम जो मेन पेज होता है, जो सामने का जो पेज होता है, कम से कम वो तो पढ़ लिया। ओके। हाँ सौम्या बेटा, आप बताओ आपने अपनी छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज किया। सर मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मैं गांव चली गई थी, मेरे दादाजी खत्म हो गए थे। ओके बेटा, तो गांव में भी आपने कुछ तो काम किया होगा ना, कुछ तो नया चीज सीखी होगी। गांव में भी बहुत सारी चीजें सीखने की होती सर हैं। सर खेती बाड़ी ये सब। चलो, खेती बाड़ी सीखी, ये भी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अपने इंडिया में 60% पॉपुलेशन बेटा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है। तो इसमें कोई भी बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपने बहुत अच्छी चीज़ सीखी है, जो अपने एंसेस्टर, जो अपने जो पूर्वज है वो भी खेती करते आए हैं, तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए एग्रीकल्चर के बारे में भी। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी फसल जो होती है वो कौन सी सीजन में ग्रो की जाती है, ये सारा आपको नॉलेज होना चाहिए। वो चीज़ें अपन पढ़ेंगे 8th क्लास में, आपके वो चैप्टर्स हैं, मैं उनको आपको बिल्कुल डीप में पढ़ाऊंगा इस बार। ठीक है, तो चलिए। हाँ सर, एक और बात बताऊं क्या? हाँ सर मैं बताओ। एक बात बताऊंगी, मैंने है ना 30 तक टेबल्स लर्न की समर वेकेशन अरे के वेरी अंदर। गुड, 30 तक टेबल से आपको बहुत ज़रूरी होती है। 10th क्लास में जाओगे ना तब तक आपके 30 तक टेबल्स सर होना ज़रूरी मैंने होता है, क्योंकि तभी 30 तक सर मैंने टेबल्स आपको तभी अगर याद है तो आप जो है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, या फिर क्यूब्स, ये सारी चीज़ें आप बड़ा इजीली सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपने टेबल्स को अपडेट किया। हाँ तनु, आपको कुछ बोलना है। यस सर। सर मैंने भी कुछ चीजें करी थी, मेरे को अब याद आ गई। सर मैंने तो एसएसटी के भी सर 3 4 चैप्टर्स पढ़े थे, और क्यूब्स लर्न किए थे, स्क्वायर्स लर्न किए थे, एंड टेबल 25 तक करी थी। ओके, वेरी गुड बेटा। तो मतलब अभी तक मेरे को ये अंजनी और तनु ने नहीं बोला कि डीपीपी उन्होंने रिवाइज की। हम्म। डीपीपी आपको रिवाइज करना था, जो कि मैंने एक आपको होमवर्क दिया था हॉलीडेज के लिए। पर कोई बात नहीं, डीपीपी 7th क्लास की डीपीपी अभी आप जैसे आपको छुट्टियां कभी मिलती है तो उसमें आप उसको रिवाइज करना, वो अभी रद्दी नहीं है बेटा।
वो की बहुत सर इंपॉर्टेंट चीज है। मैथ्स की थी, पर ऐसे नहीं कि हमेशा ही की थी। मैथ्स की थोड़ी बहुत की थी, ज्यादा नहीं की थी। मैथ्स की थी क्योंकि ओके, बाकी की तो ये सारी कौन करता। हाँ हाँ, पर कोई बात नहीं, वो सारा अपडेट इस सेशन में हो जाएगा। 8th क्लास में आपका लगभग वही लेकिन सिलेबस सर है, थोड़ा सा मेरा एक उसमें रीजन था सर, इसलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप इग्नोर करो उन सब चीज़ों को। चलो, ओके। अभी अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेज के बारे में। व्हाट इज रिसोर्सेज, क्या होते हैं रिसोर्सेज, जैसे कि तो आप मैं पिछले बताऊं क्लास में फिर। पढ़ के आए हो। हाँ चलो, एक एक करके मुझे थोड़ा सा बताओ। सबसे पहले अंजनी, रिसोर्सेज के बारे में आपको क्या याद है? तो ये हमारे स्कूल का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर था। रिसोर्सेज मींस सब्सटेंस दैट हैव यूटिलिटी एंड फैसिलिटी टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स इज वेरी कॉल्ड गुड, रिसोर्सेज। वेरी गुड। सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल जो डेफिनेशन हो सकती है रिसोर्सेज की, वो अभी अंजनी ने बताई। ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन नीड को पूरा कर सके, उसको बोलते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज में देखो बेटा, ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्सेज के रूप में आप इसको देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, जब पिछली क्लास में अपन पढ़े थे, तो रिसोर्सेज को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था। नेचुरल रिसोर्सेज थे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज थे, और ह्यूमन खुद रिसोर्सेज था। तो मतलब 3 तरह के उसमें रिसोर्सेज हो गए। अभी इस क्लास में भी अपन ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड ए रिसोर्सेज। ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन की नीड को कंप्लीट करे, उसको बोलेंगे रिसोर्सेज। जैसे एग्जाम्पल, आप स्कूल से घर पे आते हो, घर से स्कूल जाते हो, किसके थ्रू? बस, कार, कुछ तो ऐसा होगा जिसके ऊपर आप बैठ के जाते हो स्कूल और घर। तो बेटा, ये किसने बनाया? ये ह्यूमन ने बनाया। और ये क्या है? एक रिसोर्स। ये ह्यूमन की नीड को पूरा कर रहा है आने जाने के लिए, एज ए कन्वीनियंस। ओके, ऐसे ही आप एग्रीकल्चर में देखो, तो आजकल एग्रीकल्चर में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे कि ट्रैक्टर मान लो, ट्रैक्टर से आजकल एग्रीकल्चर में क्रॉप ग्रो करने के लिए जैसे बहुत सारी प्लॉइंग वगैरह होती है। प्लॉइंग होता है ना, जिसमें खेत को खोद के और थोड़े दिन के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। जिससे क्या होता है, उसको ह्यूमस उसमें कंटेंट बरकरार रहे। जो बारिश वगैरह होती है, उसको वो सारा परकोलेट हो जाए, उसका पानी उसके अंदर, इसलिए उसको प्लॉइंग करके छोड़ दिया जाता है। तो ये काम अगर ह्यूमन खुद अपने हाथों से करेगा, काफी टाइम लगेगा, काफी वर्कर चाहिए इसको करने के लिए। लेकिन अगर ट्रैक्टर से अगर वो ये काम कर रहा है, तो ट्रैक्टर ने उसका काम क्या कर दिया? बहुत आसान कर दिया। तो ये क्या हुआ? ये भी एक रिसोर्सेज है। ठीक है, ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं। जैसे बेटा, फॉरेस्ट आपको पता है ना, बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉरेस्ट होते हैं। अब यस फॉरेस्ट सर। फॉरेस्ट को किसी ने ग्रो तो नहीं किया ना, फॉरेस्ट तो अपने आप ग्रो हुए हैं टाइम के हिसाब से। लेकिन वो भी क्या करते हैं? ह्यूमन की नीड को पूरा करते हैं। जैसे अपने को फॉरेस्ट से वुड मिलता है, अपने को फॉरेस्ट से, जैसे फॉरेस्ट क्या करते हैं, CO2 जो अपन बाहर निकालते हैं, CO2 जो अपन प्रोड्यूस करते हैं, CO2 उसको ऑब्जॉर्व करने का काम या उसको सिंक करने का काम कौन करता है? फॉरेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि एक प्लांट को खाना बनाने के लिए CO2 की जरूरत होती है। तो फॉरेस्ट में तो यस। इतने सारे प्लांट हैं, वो सारे खाना बनाएंगे, तो कहाँ से CO2 लेंगे? वो आसपास में जो भी उसके आसपास में कोई सिटी होगी, वहां से उसको CO2 मिलेगा। कोई इंडस्ट्री होगी, वहां से उसको CO2 मिलेगा। तो ये भी क्या है? ये भी एक रिसोर्स है, और इसको अपन नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, बट सर एयर में भी तो CO2 प्रेजेंट होती है ना। हाँ एयर में एयर होती है। एयर भी एक तरह का रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट करते हैं अपन एयर को। अभी देखते हैं आगे। गिफ्ट्स ऑफ नेचर लाइक air, water, soil, forest, and minerals, as well as human creations such as buildings, roads, and so on, are resources because they satisfy various human needs. ये सारी वो चीजें हैं जो कि ह्यूमन की अलग अलग तरह की नीड्स को पूरा करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारी है रिसोर्सेज। In fact, even humans are also called a resource because they have the ability to develop skills that can help them identify new resources and find new uses of existing ones. ह्यूमन क्यों रिसोर्स में काउंट कर लेते हैं? क्योंकि ह्यूमन बेटा एक ऐसा जीव है जो कि बहुत सारी चीजों को अपडेट करता रहता है। जैसे आज
आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, जूम के थ्रू आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो बेटा ये किसने बनाया? ये ह्यूमन ने ही तो बनाया ना। और ये ह्यूमन ने बनाया, लेकिन किसके लिए बनाया? ह्यूमंस के लिए बनाया। आज ये ह्यूमंस की नीड को पूरा कर रहे हैं, तो ह्यूमन क्या कर रहा है? इसको अपडेट कर रहा है। आज से 10 साल पहले आप सोच सकते थे क्या कि ऐसे ऑनलाइन क्लास भी हो सकती है? कोई नहीं सोच सकता था इसके बारे में, लेकिन आज हो रही है। क्या पता आगे आने वाले 10 साल बाद में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आपको स्कूल जाने की भी जरूरत ना पड़े। आप घर बैठे ही आप ऐसा फील कर सको कि बच्चे सारे आपके साथ में बैठे हैं और टीचर आपको सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, टेक्नोलॉजी कुछ भी करवा सकती है। तो ये क्या है? ये अपडेटेशन जो होता है ये टेक्नोलॉजी का कौन करता है? ह्यूमन करता है। इसलिए ह्यूमन क्या है? एक रिसोर्सेज है। ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर में कुछ अलग अलग वर्ड्स आने वाले हैं, और वो वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको पहले या तो सुना है या नहीं सुना है। तो अगर नहीं सुना है तो आपको वो पूरी लाइन समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले ही आपको मैं उन वर्ड्स का मतलब समझा देता हूँ जो इस पूरे चैप्टर में आने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसमें यूज होने वाली है। सबसे पहले इसमें यूटिलिटी। किसी को पता है यूटिलिटी का मतलब? यस सर। हाँ तनु बताओ। सर यूज करना। यूज करना मतलब, नहीं यूज करना नहीं, ऐसी कोई चीज जिसमें यूज होने की क्षमता हो। यूज करना नहीं बेटा, जिसमें यूज यूज होने कर की सकते हैं पोटेंशियल हो, इसमें। उसमें यूज होने के लिए पोटेंशियल होना चाहिए उसमें। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सब्सटेंस दैट यूटिलाइज हैज यूटिलिटी इफ इट कैन बी यूज्ड इन एनी पॉसिबल वे टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ये जो है इसमें क्षमता होनी चाहिए यूज होने की, या उसमें पोटेंशियल होना चाहिए जिससे कि वो किसी की नीड पूरा कर सके। ओके, तो इसको बोलते हैं यूटिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? वर्थ ऑफ सब्सटेंस असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। वैल्यू होता है किसी भी चीज में, जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी चीज में अगर यूज होने की क्षमता है तो कितनी क्षमता है, वो जो पैरामीटर होता है ना, कितनी क्षमता है, उसको बोलते हैं वैल्यू। कि इसकी कितनी वैल्यू है उसके हिसाब से इसको यूज कर सकते हो आप। तो वैल्यू का मतलब समझ में आया। इसके बाद में आता है पेटेंट। पेटेंट होता है बेटा कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो आपने अगर किसी चीज को अगर आपने डेवलप किया है तो उसको यूज करने का एक तरह से राइट जो है वो आप ही के पास होता है। उसको कोई यूज नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको यूज करने दे नहीं पाएंगे। जैसे अगर आज तनु ने कोई ऐसी कोई बाइक बनाई, आज तनु ने कोई ऐसी बाइक बनाई जो कि वाटर से चलती है, उसमें पेट्रोल की जरूरत नहीं होती है, वाटर उसमें एज ए फ्यूल आप काम में ले सकते हो। ठीक है, तनु ने एक ऐसी कोई बाइक बनाई जो कि वाटर से चलती है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि तनु ने बनाई है और अंजनी उसको यूज कर सकती है, या फिर अंजनी भी वैसी कोई बाइक बना सकती है। नहीं, जो टेक्नोलॉजी तनु ने यूज करके उस बाइक को बनाया ना, वो टेक्नोलॉजी जब तक तनु ना बोले जब तक कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता। और इसी को बोलते हैं पेटेंट राइट्स। क्या बोलते हैं इसको? पेटेंट राइट्स। ओके, इसके बाद में रिसोर्स तो खुद अपने आप में डेफिनेशन अपन पढ़ के आए हैं। एनी सब्सटेंस हैविंग यूटिलिटी इन एनी वे इज ए रिसोर्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वर्ड से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो। द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। कोई भी ऐसी चीज जो कि वर्तमान में मौजूद ज्ञान और स्किल्स की सहायता से आप उसको यूज कर पाते हो, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। इसके बाद में आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो कि अपने को नेचर से प्राप्त होते हैं, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। जैसे कि फॉरेस्ट, एयर, वाटर, ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद में आता है एक्चुअल रिसोर्सेज। एन एक्चुअल रिसोर्स इज वन which is used currently and whose quantity is known। देखो इसको समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। एक्चुअल रिसोर्सेज जैसे मान के चलो, जैसे अंजनी को जो है अभी भूख लग रही है। ठीक है, अंजनी किचन में जाती है और मैगी बनाती है। अब अंजनी को ऐसे तो है नहीं कि आज ही भूख लगी, कल भी भूख लगेगी, परसों भी भूख लगेगी। मान के चलो अंजनी रोज रोज ऐसे किचन में जाती है और मैगी बना के खा लेती है। क्या यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि अंजनी को ये पता होगा कि
उनके किचन में मैगी होगी कि नहीं होगी? अगर अंजनी यस डेली सर। अगर अंजनी डेली मैगी बना रही है तो अंजनी को मैगी का स्टॉक भी पता होगा कि कितना कितना स्टॉक अभी ऑलरेडी किचन में अवेलेबल है। तो इसी को यस बोलते हैं सर। बेटा एक्चुअल रिसोर्सेज, कि मतलब जिस चीज को आप यूज कर रहे हो ना उसकी आपको एक्चुअल वैल्यू पता है कि कितनी क्वांटिटी में वो अभी प्रेजेंट है, कि मैं इतना ही उसको यूज कर सकता हूं। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज। क्वांटिटी अगर आपको पता हो उसकी, ये कब खत्म हो जाएगा। ओके, जैसे कोल है, कोल पेट्रोलियम, ये लिमिटेड ही तो है ना बेटा, इनका अपने को स्टॉक पता है तो कि ये ऐसे हो सकता है ना कि एक्चुअल रिसोर्सेज वो जो कि कभी भी खत्म हो सकते हैं, और वो अपने पास है पर वो उनको मिलियंस ऑफ टाइम लगते हैं ना वापस करने के लिए। हाँ नहीं वो बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब, रियल में एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी आपको पता है कि वो कितने अभी वर्तमान में मौजूद है, कितनी क्वांटिटी में वो अभी है। ओके, क्वांटिटी यस अगर सर। आपको पता है तो उसको बोलेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। क्योंकि बेटा क्वांटिटी अगर आपको पता है तो इसका मतलब वो उसके बाद एक टाइम के बाद खत्म होने वाला है, वो दोबारा बनेगा नहीं वो, तो उसको बोलेंगे क्या? एक्चुअल रिसोर्सेज। नहीं वो बनेगा पर उसको बहुत सारा नहीं समय नहीं लग वो चीज जाएगा ना। अलग है, वो चीज अलग है, सही है। वो चीज अलग है। वो जो आप बता रहे हो ना कि वो बनेगा, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो अलग चीज है, उसमें मत जाओ अभी आप, वो भी आएगा। अभी एक्चुअल रिसोर्सेज की बात करो। एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका आपको क्वांटिटी बताओ कि कितना ये अभी प्रेजेंट है और इतने टाइम बाद ये खत्म हो जाएगा, इसको बोलेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। इसके बाद में आता है बेटा पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज, सर मैं तनु बताऊं। बेटा इसको रीड करो। Potential resources. A potential resources is one whose utility is not known at present or is not used despite having utility. Instead, it may be useful at some time in future. एग्जाम्पल बताओ इसका कोई, अगर आपको कोई याद आ सर रहा है मैं तो। बताती हूँ। सर जैसे अगर अभी अपने इधर है ना सर पानी की थोड़ा कमी है, लेकिन सर जैसे कि है ना अपने पास इतना बड़ा बड़ा ओशियंस है, तो सर अपन है ना जैसे सर दूसरी अमेरिका वगैरह सर उनके पास है ना वो मशीन है जिससे कि सर वो सैलिनिटी वाटर को है ना सलाइन वाटर को सर वो कन्वर्ट करके नेचुरल वाटर बना के उसको यूज करें। इसी तरीके से सर जैसे अपने पास भी मतलब ओशंस तो सबके ही हैं, वो अपने पास भी है, लेकिन अभी अपने पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे अपन उसे यूज कर सके। फ्यूचर में अपने पास वो टेक्नोलॉजी आएगी ना, तब अपन उसे यूज करेंगे। वेरी गुड। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि जिसकी टेक्नोलॉजी आज नहीं है लेकिन फ्यूचर में अपन सोच सकते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी आएगी और अपन इसको यूज करेंगे। जैसे सलाइन वाटर, सलाइन वाटर ऑफ ओशियन, इसको अभी आप यूज नहीं कर सकते लेकिन टेक्नोलॉजी आएगी, उसके बाद वाटर स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। वाटर स्कैरसिटी मतलब पानी की कमी। वो पानी की कमी। इसके बाद में आता है एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज जैसे बेटा अपन जब ये रिसोर्सेज का अपन फर्दर डिवाइड करके पढ़ेंगे ना इसको, तब आपको पता लगेगा इसमें कि एबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो फिलहाल आप सिर्फ वर्ड पे देखो, इनकी डेफिनेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। वर्ड ये है एबायोटिक रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है नॉन लिविंग रिसोर्सेज, ऐसा रिसोर्सेज जो कि जीवित नहीं है, जैसे कि वाटर है, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, सॉरी फॉरेस्ट नहीं, वाटर, एयर, सॉइल, ये सारे क्या हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज। ऐसे ही होता है बायोटिक रिसोर्सेज जो कि लिविंग है। लिविंग मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें होता है, सांस लेते हैं वो, जैसे ह्यूमंस, आपके प्लांट्स हैं, ये सारे क्या हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो बार बार में आप उनको बना सकते हो। ठीक है, a renewable resources can be used without any risk of its ending up because uh, they exist in unlimited quantity। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कोई एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? सन। जो आप सोलर एनर्जी आप प्रोड्यूस करते हो वो क्या है? एक रिन्यूएबल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इसको ये अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि एंड हो जाएगी। सन की एनर्जी जो है आप कभी तक भी यूज करो, जब तक आप हो, जब तक सन है जब तक आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब वो क्या है? वो कभी खत्म नहीं होगी जब तक सन है। और अगर सन ही खत्म हो गया तो फिर तो आप भी नहीं हो और जो यूज करने वाले जो चीजें हैं वो भी नहीं है,
तो वो तो कुछ आएगा ही नहीं फिर उसके बाद। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि आप बार बार में इनको रिन्यू करके यूज कर सकते हो, या उनका एंड होने का आपको कोई डर नहीं होता, खत्म होने का कोई डर वहां पे नहीं होता। ओके, इसके बाद में आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको बनने में काफी टाइम लगता है या फिर वो बनते ही नहीं है। जैसे कोल एग्जांपल एंड बताएं, पेट्रोलियम। जैसे पेट्रोलियम कोल है, एंड कोल है, कोल। या फिर आपके मिनरल्स हैं, एक बार बन गए दोबारा बनने में काफी टाइम लगेगा। तो ये सारी चीजें क्या आती है बेटा? सर सेडिमेंट्री रॉक्स। हाँ, सेडिमेंट्री रॉक्स तो बनते रहते हैं बेटा, रॉक साइकिल पढ़ा था ना। फिर कौन सी रॉक नहीं बनती? वो कौन सी रॉक थी लास्ट वाली? कौन सी? मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक भी बनती है। इग्नियस रॉक जो होती सारी है बन सबसे जाती है प्राइम, सर। नहीं सबसे प्राइम जो रॉक बनती तो सारी है, मैंने आपको रॉक साइकिल बताया था ना, उसमें बनती सारी है, लेकिन इग्नियस रॉक जो होती है ना, वो सबसे प्राइमरी रॉक है, उसको बनने में काफी टाइम लगता है। इसके बाद में अपन सर देखते ये हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है ये इग्नियस रॉक। हाँ ये जितनी भी रॉक्स है इनको आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में काउंट करोगे। क्यों? क्योंकि इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, या ये बनती ही नहीं है दोबारा से। ओके, चलो आगे देखो, यूबिक्विटियस रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या होता है? ये होते हैं वन दैट इज फाउंड एवरीवेयर, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह पाए जाते हैं उसको बोलते हैं यूबिक्विटियस रिसोर्सेज। ओके, ये नया वर्ड आपके लिए भी। एयर, सॉइल। इसके बाद में देखते हैं लोकलाइज रिसोर्सेज, लोकलाइज रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर एरिया एक रीजन में पाए जाते हैं। इसके बाद में होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया कि जो ह्यूमन ने बनाया उसको बोलेंगे ह्यूमन मेड, क्योंकि ह्यूमन ने बनाया तो वो हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज ये अपन पढ़ चुके हैं, ह्यूमन एज ए रिसोर्स, ह्यूमन खुद एक क्या है? रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करता है अपने आप को एज ए फैमिली, एज ए सोसाइटी और एज ए इकोनॉमिक फैक्टर में काम करता है। पूरी सोसाइटी में सभी लोग अलग अलग अपना अपना काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं? पूरी सोसाइटी को चलाने के लिए तो जरूरी सब होता है, एक दूसरे की मदद करते हैं सर, इसलिए सब एक दूसरे के लिए सब एक रिसोर्स दूसरे के है। ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए क्या हो गया? ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, आगे देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने बेटा एक इंडेक्स देखा होगा, इंडेक्स मतलब एक अपना जो नीति आयोग, जानते हो नीति आयोग के बारे में? एक ऑर्गेनाइजेशन है अपने इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे स्टेट्स के जो हेड हैं, कौन? सीएम वगैरह और उनके जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह हैं, वो सारे मिलके, और सेंट्रल लेवल पे जो मिनिस्टर्स और जो प्राइम मिनिस्टर ये सब लोग होते हैं, ये सब मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठते हैं, बात करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या चीजें अपने इंडिया में नई करनी चाहिए, नई कुछ चीजें करनी चाहिए, जिससे कि जो पर्टिकुलर जो ह्यूमन है, जो पर्टिकुलर जो सोसाइटी की जो अलग अलग सेक्शन है, उनका उत्थान हो सके, वो ऊपर उठ सके, उनका विकास हो सके। ऐसी एक संस्था है, उसको क्या बोलते हैं? नीति आयोग। इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? बेटा इंग्लिश में इसका नाम यही है, नीति आयोग, जैसे मैंने लिखा है। नीति आयोग, नीति के लिए। हाँ, हिंदी में इसको बोलते हैं नीति आयोग। ओके, तो ये एक इंडेक्स निकालता है, इंडेक्स मतलब सूचकांक, ये एक ऐसा इंडेक्स निकालता सर है। ये वाला सर कॉपी का फर्स्ट पेज वाला इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? लिस्ट। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? लिस्ट। तो एक ऐसी लिस्ट निकालता है जिसमें ये बताता है कि कौन से स्टेट में ह्यूमन जो रिसोर्स डेवलपमेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन से स्टेट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब कि HRD ये खराब परफॉर्म कर रहा है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो लिस्ट निकालता है वो यही चीज है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? ये होता है बेटा, इट रेफर्स टू द improvement of people's skills so that they become more useful than before and are a better resource। इसका मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर एरिया में पहले लोग क्या करते थे, अब लोग क्या कर रहे हैं? सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए उनकी स्किल्स अपग्रेड हुई है कि नहीं हुई है? इस चीज को अगर किसी कोई पैरामीटर कोई है उस पर अगर नापते हो तो वो क्या है?
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन एज ए रिसोर्स और उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके सर ह्यूमन एज ए रिसोर्स उसमें मुझे डेवलपमेंट वाला जैसे चलो डेवलपमेंट एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले तनु जो है वो स्पोर्ट्स खेलती है। तनु सबसे बेस्ट आपका कौन सा स्पोर्ट्स है, कौन सा स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता सर कबड्डी में ज्यादा मजा आता है? है। चलो कबड्डी में ज्यादा मजा आता है। तो आज से 2 साल पहले मान के चलो तनु ने कबड्डी स्टार्ट किया। सबसे पहले कब स्टार्ट किया था बेटा आपने? सबसे पहले तो सर चलो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो बहुत पहले जब तनु ने कबड्डी स्टार्ट कर दिया था तो उस वक्त क्या तनु अच्छे प्लेयर की तरह खेल पाती थी या फिर एज ए कोई नहीं सर, अब कोई बात बताऊं, नौ सीखिया प्लेयर की तरह खेल पाती थी, टायरो या फिर नॉइस उनकी तरह खेल पाती थी? बहुत सर ये तो अभी भी वैसे ही खेलती है। चलो, नहीं सर, पहले सर इसको कोई टीम में लेने से पहले इस बोलता है पहले इसको भेज, पहले इसको भेज। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, मैं अब- आउट करती हाँ हाँ हूँ। तनु, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ आपकी स्किल्स अपग्रेड कैसे होगी। जैसे कि अंजनी ने बताया कि तनु में स्किल्स अपग्रेडेशन अभी तक इतना नहीं हुआ है, कुछ खास स्किल्स अपग्रेड नहीं हुआ है एज ए कबड्डी प्लेयर। तो तनु क्या करेगी, एक कबड्डी कोच के पास जाएगी, कबड्डी कोच के पास जाएगी और बोलेगी सर मेरे को तो प्रो कबड्डी खेलना है और मेरे को ऐसा कोई प्लेयर बना दो आप जिससे कि मैं बहुत अच्छे से खेल पाऊँ और अंजनी मेरे को फिर ताने ना मारे, ठीक है। और जब तनु ऐसे किसी कोच के पास जाएगी, ट्रेनिंग करेगी, तो ट्रेनिंग करने के बाद में तनु उस खेल में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी? सर, तो हाँ। तनु की स्किल सर, अपग्रेड हुई अंजलि कि नहीं सर, हुई? बैडमिंटन है, हर अरे खेल। बेटा तनु की स्पीड जो स्किल्स जो है खेलने की जो स्किल्स है वो अपग्रेड हुई कि नहीं हुई? इसी को हुई। बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स। ह्यूमन का डेवलपमेंट एज ए रिसोर्स हुआ कि नहीं हुआ? आ गया समझ में? यस सर। चलो आगे देखो, स्टॉक ऑफ रिसोर्स। अरे बेटा अपना टाइम अभी ओवर होने वाला, थोड़ा सा जल्दी देख लो आप। स्टॉक ऑफ रिसोर्स, स्टॉक ऑफ रिसोर्स जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका आपको लिमिट पता होना चाहिए या फिर आपको स्टॉक पता होना चाहिए कि कितना ये अभी यूज करने लायक स्टॉक अपने पास अवेलेबल है। वो ही रेफर करूंगा मैं अंजनी का मैगी वाला एग्जांपल। ओके, स्टॉक आपको पता होना चाहिए। रिसोर्स कंजर्वेशन, इसमें आप किसी रिसोर्स का संरक्षण करोगे, उसको कंजर्व करोगे, ठीक है। जैसे जैसे वाटर है, आप नहाते हो, आप 3 बाल्टी से नहाते हो, 4 बाल्टी से नहाते हो। अगर आपने अगर आपने एक बाल्टी कम कर दी नहाने में तो आपने वाटर को बचा लिया, कंजर्व कर लिया। इसको बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आगे आने वाली क्लासेस के लिए, तो मैं आपको इसको अच्छे से बताने वाला हूँ। फिलहाल आप ये देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ऐसी किसी रिसोर्स को इस तरह से यूज करना कि वो समाज या फिर आपके आसपास में जो सोसाइटी है या फिर आपके आसपास में जो लोग हैं उनके लिए भी बचा रहे, आगे आने वाली पीढ़ियां भी जो है उसको यूज कर सके। जैसे मैंने अभी बताया वाटर कंजर्वेशन, आपने वाटर को इस तरह से यूज किया कि वो कंजर्व हो रहा है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बच रहा है वो पानी। आप अगर उसको वेस्ट नहीं करोगे तो किसी ना किसी के लिए तो काम में आने वाले के लिए वो बचेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप उसको यूज तो कर रहे हो लेकिन सस्टेनेबल वे में कर रहे हो कि वो वेस्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये कुछ टर्म्स थे जो अपने को पढ़ने थे। तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर आज की क्लास में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। सर नो सर। ओके बेटा, तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।